आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल शांति निकेतन में। अगर आपने हमारा चैनल लाइक एवं सब्सक्राइब न किया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के तहत उपन्यास अज्ञे जी का शेखर एक जीवनी, जो कि अज्ञे जी का बहुत ही विशिष्ट और महत्वपूर्ण उपन्यास है। यह एक मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। हालांकि यह 3 भागों में लिखा गया था, लेकिन तीसरे भाग का प्रकाशन नहीं हो पाया, जिस कारण 2 ही भाग का प्रकाशन हो पाया, और जिसमें प्रथम भाग का प्रकाशन 1941 ईस्वी में तथा द्वितीय भाग का प्रकाशन 1944 ईस्वी में हुआ। शेखर एक जीवनी को 2 भाग तथा 2 भागों को 4 उपखंडों में भी उपभागों में भी बांटा गया है, जिसमें से पहला भाग जो है उसका नाम उत्थान है और दूसरा भाग जो है उसका नाम संघर्ष है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। इसके उपभाग भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन्हें सीरियल वाइज रखने के लिए एग्जाम में पूछा जाता है। उत्थान जो है उसके 4 उपखंड हैं: ऊषा और ईश्वर, बीज और अंकुर, प्रकृति और पुरुष और परिस्थिति। जो संघर्ष है, जो कि 1944 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, उसके 4 उपखंड हैं: पुरुष और परिस्थिति, बंधन और जिज्ञासा, शशि और शेखर, धागे, रस्सियाँ और गुंझर। इस तरह यह जो भाग है यह बेहद ही इम्पोर्टेंट है और यह एग्जाम में कई बार पूछा गया है। शेखर एक जीवनी की उपन्यास में जो कथा कही गई है, यह एक ऐसी कथा नहीं जिसे एक आदमी की निजी बात कहकर उड़ाई जा सके। स्वयं अज्ञे ने कहा है कि इसमें मेरा समाज एवं मेरा युग बोलता है। वह मेरे और शेखर के युग का प्रतीक है। यह जो उपन्यास है यह स्नेह एवं वेदना का जीवन दर्शन है। अज्ञे ने स्नेह को इस उपन्यास के माध्यम से परिभाषित करते हुए कहा है कि स्नेह एक ऐसा चिकना एवं परिव्यापक भाव है कि उसमें व्यक्तित्व नहीं रहते। स्नेही अपने स्नेह पात्र को कभी याद नहीं करता, क्योंकि वह उसे कभी भूलता ही नहीं। इस उपन्यास के बारे में अज्ञे जी ने कहा है कि यह उपन्यास एक अधूरी जीवनी है, जो घनीभूत वेदना को एक रात में देखे हुए विजन को शब्दबद्ध करने का प्रयास है। अर्थात अज्ञे जी इस उपन्यास को एक विजन मात्र मानते हैं। कुछ आलोचकों का मानना है कि शेखर और अज्ञे दोनों कोई अलग अलग नहीं हैं, दोनों एक ही हैं। अज्ञे भी एक जगह स्वीकार करते हैं कि शेखर में मेरापन अधिक है। शेखर निसंदेह एक व्यक्ति का अभिन्नतम दस्तावेज है। इस तरह हम देखते हैं कि शेखर एक जीवनी में अज्ञे जी ने अपने और शेखर के युग को दर्शाया है, जो कि हमें भिन्न दिखाई नहीं देता है। इस उपन्यास में हमें फ्रायड के मनोविश्लेषणवाद का प्रभाव दिखाई देता है। इसमें अज्ञे ने शेखर के बाल मन पर, शेखर इस उपन्यास का मुख्य पात्र है, उसके बाल मन पर पड़ने वाले काम, अहम एवं भय के प्रभाव एवं उसकी प्रकृति पर मनोवैज्ञानिक ढंग से विचार किया है। यह जो उपन्यास है वह हिंदी का प्रथम ऐसा उपन्यास है जिसमें फ्लैशबैक पद्धति, पूर्व दीप्त शैली का प्रयोग किया गया। यह एक ऐसी पद्धति होती है जिसमें घटना वर्तमान में चलती रहती है और अतीत की घटनाओं का भी जिक्र किया जाता है। कहानी चलते चलते अतीत की ओर जब मुख मोड़ती है। इस उपन्यास में हमें स्वतंत्रता का संबंध बंधनों से मुक्ति मात्र नहीं है। उस उपन्यास में स्वतंत्रता का संबंध बंधनों से मुक्ति मात्र नहीं है। यहाँ स्वतंत्रता एक मूल्य है जो व्यक्ति को अर्थ देती है, अर्थात व्यक्तिगत स्वतंत्रता की यहाँ पे बात हुई है। शेखर एवं शशि का जो संबंध भी है वो भी हमें यहाँ पे एक अखंड विश्वास में बंधा हुआ एक ऐसा संबंध दिखता है, जो कि सामाजिक ढांचे एवं परंपरागत नैतिक विधानों को अतिक्रमित करता है। यह भी एक स्वतंत्र चेतना इसके मूल में हमें दिखाई देती है।
इस उपन्यास के। शेखर की खोज। इस उपन्यास में शेखर की खोज उसकी आधुनिक दृष्टि के कारण एक मुकम्मल स्वतंत्रता की खोज है। इस उपन्यास को आत्मकथात्मक परक उपन्यास भी कहा गया है, जिसे आधार बनाकर नंद दुलारे वाजपेयी कहते हैं कि शेखर अज्ञेय का छद्म रूप है तथा शेखर एक जीवनी अज्ञेय के मनोवैज्ञानिक प्रयोगों का पुतला है। जैसा कि हमने अभी कहा था कि शेखर और अज्ञेय दोनों में कोई भिन्नता नहीं है, दोनों ही लगभग एक हैं। शेखर भय, विद्रोह एवं काम का समन्वय है। इस उपन्यास में अनेक कथा प्रसंगों का वर्णन किया गया है, जिसे 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है: प्रासंगिक कथाएं, अंतः कथाएं एवं सहायक कथाएं। लेकिन इन तीनों वर्गों में कोई भी क्रमबद्धता एवं तारतम्यता नहीं है, क्योंकि शेखर सोचता रहता है, तो कभी कोई घटना आती है, कभी कोई घटनाओं का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है, कोई तारतम्यता नहीं है घटनाओं में। केंद्रीय कथा में शेखर के समग्र जीवन का, अर्थात बचपन से लेकर फांसी पाने तक की कथा कही गई है। अन्य छोटी छोटी कथाएं भी हमें देखने को मिलती रहती हैं। इस उपन्यास का जो मूल उद्देश्य है वह स्वतंत्रता की खोज है, और इसे मूर्त करने वाली अनेक घटनाएं इस उपन्यास में चित्रित की गई हैं। इसमें व्यक्तित्व, जो शेखर का व्यक्तित्व है, वह अस्तित्ववाद एवं फ्रायड के मनोविज्ञान के आधार पर गढ़ा गया है। शेखर के पूरे व्यक्तित्व चेतना के केंद्र में मैं व्याप्त है, और यह जो मैं व्याप्त है शेखर के व्यक्तित्व चेतना में, वह उसके अहम भाव के कारण व्याप्त है। उसका स्थायी भाव ही है कि मैं कुछ हूँ, अर्थात वह सोचता है कि मैं भी कुछ हूँ, मेरा भी कुछ अस्तित्व है, तो उसके अंदर ये अहम भाव विद्यमान है। इस उपन्यास के कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु भी हैं, जिसमें काम भावना व उदय का विकास, जिज्ञासा एवं बंधन, रूढ़ियों परंपराओं एवं अछूत भावना का विरोध, वेश्या समाज की कुत्सित दशा एवं आधुनिक शिक्षा प्रणाली के दोषों का वर्णन किया गया है। जिसमें शेखर एक जगह बोलता है कि आज की शिक्षा व्यक्ति के स्वतंत्र विकास की बेड़ी है। जीविकोपार्जन में आने वाली कठिनाइयों का भी वर्णन है। शेखर की जब माँ की मृत्यु होती है तो वह जा नहीं पाता, क्योंकि उसे आर्थिक स्थिति उनकी बहुत कमज़ोर होती है। तो यह अज्ञेय जी के भी जीवन से संबंधित घटनाएं हैं। तो उसके अंदर आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण जीविकोपार्जन में अत्यंत कठिनाइयाँ आती हैं। संपादक एवं प्रकाशक की शोषणवादी नीति का भी वर्णन किया गया है, जो कि हमें, जैसा कि संपादक और जो प्रकाशक होते हैं वो लेखक वर्ग की कृतियों को छापते नहीं, प्रकाशित नहीं करते, कैसे उन्हें छला जाता है, इसका वर्णन भी इस उपन्यास के माध्यम से हमें देखने को मिलता है। शेखर की एक पुस्तक थी अछूतों पर, इन्होंने लिखा था हमारा समाज। इसको तो इस शर्त पर छापा था प्रकाशकों ने कि इस पर नाम किसी और का लिखा रहेगा तब ये छपेगी, और आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण मजबूरन शेखर को छपवाना पड़ता है। व्यक्तित्व चेतना, राष्ट्रीय चेतना, सामाजिकता का वर्णन किया गया है। क्रांतिकारियों की देशभक्तिपूर्ण भावनाओं का वर्णन है। अतीत, वर्तमान एवं भविष्य का वर्णन है। इस पर रोमारोला के उपन्यास या क्रिस्तास का प्रभाव है। जीवनी परक उपन्यास भी कहा गया है। गोपाल राय ने इसे अपूर्ण ग्रंथ कहा है। यह एक महत्वपूर्ण पंक्ति है, गोपाल राय ने इसे अपूर्ण ग्रंथ कहा है। इसकी कथा वस्तु रोचक एवं महत्वपूर्ण है। इसके पात्र, इसका सारांश यह है कि इस उपन्यास हमारे सिलेबस में शेखर एक यूनी भाग एक लगाया गया है, जिसमें शेखर एक क्रांतिकारी युवा है। इसका सारांश संक्षिप्त में ये है कि एक क्रांतिकारी युवा है जिसे फांसी की सजा सुनाई गई है, और उस अंतिम क्षण में यह अपने बीते हुए घटनाओं को, बचपन की से लेकर किशोरावस्था तक की घटनाओं को याद करता है। उसी का वर्णन यहाँ पे इस उपन्यास में किया गया है। इस उपन्यास में, इस भाग 1 में 17 वर्ष की कहानी कही गई है, तथा शेखर के माध्यम से
ईश्वर के प्रति अनास्था एवं उसके विद्रोही स्वभाव को भी दर्शाया गया है। भाग 2 में इसके आगे की कथा कही गई है। अब इसके पात्र देख लेते हैं। पात्र में शेखर है जो विद्रोही स्वभाव का है। बाबा मदन सिंह हैं जिनसे मुलाकात शेखर की जेल में होती है। शशि शेखर की मौसी की लड़की है और इसकी प्रेमिका है। हरिदत्त शेखर का पिता है। विद्याभूषण एक क्रांतिकारी है। सरस्वती शेखर की बड़ी बहन और उसकी गुरु और प्रेरक भी है, प्रेरक मूर्ति है। शारदा मद्रासी परिवार की लड़की है जिसके प्रति शेखर का आकर्षण होता है। रामेश्वर शशि का पति है। सदाशिव हरिजन युवक है। मोहसिन शेखर का मित्र है जिससे मुलाकात जेल में होती है। राम जी जाट जाति का है जिसे फांसी मिला हुआ है, इससे मुलाकात शेखर की जेल में होती है। अस्थि नौकरानी है शेखर की। अन्य पात्र हैं शीला, कमला, गोपी कुमार, राघवन, मणिका, अमोलक राय, रसद, ईश्वर, प्रभुदत्त। ये तीनों शेखर के भाई हैं। रसद, ईश्वर, प्रभुदत्त विद्यावती शेखर की मौसी और शशि की माँ है। मुख्य पात्र शेखर हैं जिसकी कुछ चारित्रिकगत विशेषताएं हम देख लेते हैं। शेखर क्या है? एक आदर्शवादी सिद्धांत प्रिय युवक है जिसको पराधीनता बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है। वह अपने तर्कों से समाज को बदलना चाहता है, जो बहस की हद तक तर्क करता है और बहुत ही जिज्ञासु प्रवृत्ति का है। जेल में अपने मन को खूब खंगालता है। शारदा के प्रति आकर्षण और शशि के प्रति अगाध स्नेह से जीवन का अर्थ एवं उद्देश्य को समझता है। कभी कभी पलायनवादी हो जाता है तो कभी कभी यथार्थवाद के रूप में नियति को चुपचाप स्वीकार कर लेता है। उसके अंदर भय की प्रबलता है, चाहे वो अजायब घर में शेर के चमड़े को देखकर हम लगा सकते हैं या फिर स्वप्न में चीखने चिल्लाने के दृश्य को देखकर, तो उसके अंदर भय की प्रबलता है, लेकिन वह बाद में अपने इस भय पर काबू कर लेता है। अहमवादी है, सोचता है कि मैं भी कुछ हूँ। प्रेम एवं भावना भी, काम भावना भी उसके अंदर हमें देखने को मिलती है, जो 3 रूपों में स्वप्रेम, समलिंगी एवं विषमलिंगी 3 रूपों में देखने को मिलती है। विषमलिंगी में शीला, शारदा, शशि, शांति अनेक स्त्रियों से उसका संबंध होता है, जिसमें शशि उसकी मुख्य प्रेमिका है। एक बार शशि को गाते हुए सुनकर वो कहता है कि अच्छी लगती हो तुम। यही उसके साहित्य सृजन का मुख्य आधार भी है। शेखर जो है वो प्रतिलिपि का विरोधी है, अर्थात वो दिखावा नहीं चाहता, वह मौलिकता का अन्वेषी है। अनास्थावादी एवं रूढ़ नैतिकता व धर्म के प्रति विद्रोही भावना उसके अंदर हमें देखने को मिलती है। वह बहुत अनास्थावादी है। वो कहता है मैं ईश्वर नहीं मानता, मैं प्रार्थना भी नहीं मानता, भवानी झूठी है, ईश्वर झूठा है, ईश्वर नहीं है। यहाँ नीत्शे का प्रभाव देखने को मिल सकता है शेखर के ऊपर। इसकी जो रूढ़ नैतिकता है, इसके विरुद्ध शशि एवं शेखर का जो संबंध है वह इसके विरुद्ध ही स्वतंत्रता की खोज है। समाज के प्रदत्त नियमों के भीतर अपने नियमों का गला घोटने को वो बिल्कुल तैयार नहीं है। समाज में व्याप्त अंधविश्वासों का वह घोर विरोधी है। आत्मविश्वास की भावना से युक्त है। घृणा भाव एवं अधोमुखी क्रियाओं से युक्त है। चोरी करना सीख जाता है, झूठ बोलना भी सीख जाता है। जिज्ञासु प्रवृत्ति का है। अपनी माँ से पूछता है पेट में बच्चे कैसे आते हैं, फिर उसकी मार भी खाता है कई बार अपने उल जलूल सवालों के कारण। उसकी बहन सरस्वती उसकी काफ़ी मदद करती है उसके इन उल जलूल सवालों के जवाब देने में, लेकिन उसका भी विवाह हो जाता है और वो चली जाती है। अनुशासनबद्ध एवं एकाकी है। उसका जो बचपन है वो लखनऊ और कश्मीर में बीतता है। फिर वो मद्रास पढ़ाई के लिए चला जाता है, फिर लाहौर चला जाता है और वहीं पे वो कांग्रेस अधिवेशन में भाग लेता है और जेल जाता है। इस तरह शेखर का यह व्यक्तित्व है। एक अन्य मुख्य पात्र है शशि, जो समर्पित भाव की प्रतिमूर्ति है, धैर्य एवं सहनशील तथा पतिपरायण स्त्री है। विरोधी भाव उसका समाज के प्रति हमें दिखाई देता है। अज्ञे जी ने स्वयं एक जगह कहा है कि शेखर कोई बड़ा आदमी नहीं है, वह अच्छा आदमी भी नहीं है, लेकिन वह मानवता के संचित अनुभव के प्रकाश में ईमानदारी से अपने को पहचानने की कोशिश कर रहा है। उसके साथ चलकर आप पाएंगे कि आपके भीतर भी कहीं पर एक शेखर है जो जागरूक, स्वतंत्र और ईमानदार है, घोर ईमानदार।
कुछ महत्वपूर्ण कथन है अज्ञेय उपन्यास की भूमिका में कहते हैं शेखर में मेरापन कुछ अधिक है। शेखर निसंदेह एक व्यक्ति का अभिन्नतम दस्तावेज है, यद्यपि वह साथ ही उस व्यक्ति के युग संघर्ष का प्रतिबिंब है। ये लाइन हो चुकी है। प्रेम ने इस मनुष्य को मनुष्य बनाए हैं, इसका उल्लेख हमें शेखर एक जीवनी में देखने को मिलता है। शेखर एक जगह कहता है मैं कहता हूँ ओ विद्रोहियों, आओ पहले इस दंभ को काटो, जानो समझो घोषित करो कि हम इस या उस दुर्व्यवस्था के नहीं, हम इस ऐसेपन के ही एतादृशत्व मात्र के विरोधी हैं। उसकी इस पंक्ति से हमें उसके विद्रोही भाव को देखने को मिलता है। एक जगह और इस उपन्यास में कहा गया है कि भेड़ों की तरह झुंड बांध कर रहेंगे तो भेड़चाल ही चलनी पड़ेगी। भेड़चाल का सभ्य नाम संस्कृति है। यह पंक्ति जो है इस उपन्यास में इसका उल्लेख बाबा मदन सिंह और शेखर के वार्तालाप के संबंध में दिखाई देता है। इस तरह यह उपन्यास संपन्न हुआ। अगर आपने इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ना किया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर इसके संबंध में कुछ नई जानकारी मिलती है तो हमें भी बताइए। धन्यवाद।